नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने खटीमा में पहले तिरंगा झंडा भूमि पूजन समारोह में प्रतिभाग किया और उसके बाद वो सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने शहीदों की फोटो पर फूल चढ़ाए और शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरहद पर डटे जवान देश की शान है और उनके बलिदान को, देश हित के कामों को सभी लोग याद कर रहे हैं और उनका मोल कोई नहीं चुका सकता। पुण्यतिथि के अवसर पर सभी सैनिकों का एक समागम हो, सारे लोग आपस में मिले और सच में वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आज वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। और मैं बताऊं आपको कि महार रेजिमेंट के जब 15 महार का वो रेजिमेंट डे होता है तो उस दिन हर वर्ष हमारे 15 महार के लोग पिछले 4 सालों से मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो उस दिवस को वो मुख्य सेवक सदन में हमारे यहीं पर जो है मुख्यमंत्री निवास में उसको आयोजित करते हैं। सच में मैं उनको जब देख रहा था, भानीचंद जी भी यहाँ से आते हैं, इनके पूरे उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी उनके साथ काम किए हुए लोग हैं, सेना में जिन्होंने साथ में जो है सेवा दी है, आए और इतने प्रफुल्लित होकर उन्होंने वो रेजिमेंट डे मनाया। और जब वो खा रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूज्य पिताजी को ही मैं खिला रहा हूं यहां पर। और आज जब हम पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सैनिक सम्मान के रूप में मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन और खटीमा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज इस पुण्य स्मृति को समर्पित इस समारोह को भावपूर्ण तरीके से इसको आयोजित किया है। भाइयों बहनों, आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन जिस समर्पण और सेवा भावना के साथ हमारे शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं के लिए काम कर रही है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन ने भी हमारे राज्य में सेवा और संवेदना की जो मिसाल प्रस्तुत की है वो अनुकरणीय है। लगातार अनेक काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहे हैं, अनेक शिविर लगाए जा रहे हैं, अनेक जो हमारे ऐसे बच्चे हैं प्रतिभावान हैं, उन अभावों के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने का काम हो या चिकित्सा के शिविर लगाने हो, अनेक काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रकार का सम्मान समारोह अब हमेशा आयोजित किया जाएगा और ये हमारे सैनिकों को, वीरांगनाओं को ये दिवस समर्पित रहेगा। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पूर्व आज का दिन मेरे लिए बहुत कष्टप्रद और दुखद दिन रहा, जब मैंने अपने पूज्य पिताजी को, जो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, उनको खो दिया। और मैं जब भी अपने पूज्य पिताजी को याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं और साथ में मुझे याद आता है कि किस प्रकार से सेना में काम करते हुए, सेना की वेतन से और सेना के वेतन के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार पेंशन से हम लोगों का जीवन आगे बढ़ा है।
किस प्रकार से हमने शिक्षा ग्रहण करी, किस प्रकार से हमने अनेक काम, जैसा अभी जनरल साहब संदीप जैन जी कह रहे थे, आज चूंकि सेना में काफी सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में आज सेना को प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो या सेना में काम करने वाले लोगों को अच्छी सुविधा हो, अच्छा वेतन हो, हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। आप याद करिए वो समय जब सेना में काम करने वाले हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में अनेक ऊंची पर्वतों की चोटियों पर सेवाएं देते थे, लेकिन उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, खाने के लिए भी तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के बनने के बाद, मोदी जी के बनने के बाद सारी सुविधाएं सैनिकों के लिए चालू हो गई भाइयों बहनों, और वन रैंक वन पेंशन भी लागू हो गई। लेकिन पहले का समय जरूर सेना के लोगों का बहुत अभाव में बीतता था, उनका ही नहीं बीतता था, उनके परिवार के लोगों का भी अभाव में बीतता था। और एक सैनिक के जीवन में कितने प्रकार की कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है, उसको हम लोगों ने नजदीक से देखा है। किस प्रकार से जब कोई बलिदान होता है और 4 दिन 5 दिन और पहले के समय में उनका पार्थिव शरीर आने में जो एक एक हफ्ते का समय लग जाता था, आप सोचिए उस समय उनके परिवार की स्थिति क्या होती थी। और चाहते हुए भी सैनिक कभी जो है अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, लेकिन उसके बाद भी उसकी वीरता में कभी कोई कमी नहीं होती थी, साहस में कोई कमी नहीं होती। अब चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीकेटीसी ने इस बार धाम में रील बनाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। धाम के 30 मीटर के दायरे में रील बनाने पर प्रतिबंध रहेगा, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार की यह घोषणा सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन देखना यह होगा कि शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो किस तरह से आदेश का पालन करवा पाते हैं। देखिए बिल्कुल, और क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरीके से चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, उनकी वजह से पिछली बार काफ़ी अराजकता का माहौल जो है चारधाम यात्रा के दौरान हुआ था। और अगर सरकार ने इस तरीके की घोषणा की है तो ये घोषणा बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई बार ये बात कही है कि चारधाम यात्रा जो है वो देवभूमि के सम्मान की बात है, देवभूमि के साख की बात है, हमारे गौरव की बात है। और अगर हमारे गौरव को बचाने के लिए आप कोई अच्छा कदम उठा रहे हैं तो बिल्कुल विपक्ष भी उसमें आपके साथ खड़ा है। अब देखना ये है कि शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी है धामी जी ने, वो किस तरीके से ये जो आदेश है उसका पालन करवा पाएगा। क्योंकि मुझे लगता है हर व्यक्ति को वो 30 मीटर का दायरा आपने दिया है, लेकिन क्या वो 30 मीटर के दायरे से पहले आप उनके फ़ोन रखवा लेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो वहाँ जाके रील बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो आप जो फैसला ले रहे हैं उसको धरातल पर उतारने का काम भी करिए, तभी ये फैसला स्वागत योग्य होगा, नहीं तो हर फैसलों की। अब इसी के साथ उत्तराखंड में बीजेपी का गांव चलो अभियान 10 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत 10 से 12 अप्रैल के बीच गांव-गांव में जाकर जनप्रतिनिधि लोगों से संवाद करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन किंतोला ने बताया है कि इस अभियान के तहत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो गाँव-गाँव जाकर ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर सरकार के किए गए कार्यों का व्याख्यान करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे। देखिए 10 तारीख से और 12 तारीख तक 2 दिवसीय हमारा गांव-गांव चलो अभियान है, जिसके अंतर्गत हमारे जो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हों, हमारे जिले के पदाधिकारी हों, हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, सभी लोगों को जो है गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान के तहत रात को चौपाल लगाने के लिए कहा गया है। और वो उन सब स्थानों को चयनित कर लिया गया। उसकी लिस्टें जो है जिले स्तर पर सभी जिलाध्यक्षों ने उसकी लिस्ट जो है प्रचारित भी कर दी। और सभी लोग अपने अपने जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उन गाँव में जाकर के चौपाल लगाएंगे। वहाँ किस प्रकार से सरकार के काम चल रहे हैं, क्या बेहतर काम और हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के उन गाँव के लोगों से परिचर्चा करेंगे। और उसकी फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बैठकें आने वाली है, तमाम जो समस्याएं आई हैं, जो
बेहतर काम और हम कर सकते हैं, हमने क्या क्या किया है, ये सारी फीडबैक पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। बता दें कि 10 से 12 अप्रैल तक गांव गांव चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी करने वाली है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधि गांव गांव जाकर अपना चौपाल लगाएंगे और सरकार की योजनाओं का व्याख्यान करते हुए जनता तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिरकार उनकी योजनाएं क्या उन लोगों तक पहुंच पा रही हैं जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ इस योजना में क्या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं, इसको लेकर फीडबैक भी ग्रामीणों द्वारा लिया जाएगा। अब इसको लेकर 10 अप्रैल से बीजेपी का गांव चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारियों में है और इसी को लेकर तमाम जनप्रतिनिधि अलग अलग गांव में जाकर यहां पर अपना चौपाल लगाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। योगेश, आखिरकार क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि 10 अप्रैल से गांव चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए निशि, बिल्कुल गांव चलो अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है और इस अभियान में जो है 10 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो तमाम गांवों में जाकर के चौपाल लगाएंगे और चौपाल लगाकर जो जनता है उनसे संवाद करने का प्रयास करेंगे। उनसे जो कल्याणकारी योजनाएं जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनका व्याख्यान करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ जो है उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरे अभियान को तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है 2027 के जो मिशन है उस पर जुट चुकी है, क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव जल्दी नजदीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी से तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और गांव के लोगों को साधने के लिए, गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए इस गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। और ऐसे में जो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जिला स्तर पर जो है, ब्लॉक स्तर पर तमाम जितने भी जो है पदाधिकारी है सबको जिम्मेदारियां जो सौंपी गई है और उसी के तहत जिस जिस गांव में उनकी जिम्मेदारी लगाई है वहां पर जाएंगे और वहां जनता से संवाद करेंगे चौपाल लगाकर। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में एक साथ 15 कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जेल में रूटीन मेडिकल चेकअप किया गया। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जेल में करीब 1100 कैदी बंद हैं। ऐसे में एक साथ इतने कैदियों का HIV पॉजिटिव मिलना न सिर्फ जेल प्रशासन बल्कि स्वास्थ्य महकमे के लिए भी चिंता का सबब बन चुका है। फिलहाल इन सभी संक्रमित कैदियों को बाकी कैदियों से अलग रख दिया गया है और साथ ही साथ उनके खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी व्यवस्थाएं अलग ही कर दी गई हैं। मामले में जेल अधीक्षक मनोज आर्य का कहना है कि शासन तक रिपोर्ट पहुंचा दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जांच में जुटी है। देखिए, जो भी इनमेट्स जो है कारागार में आता है उसके आते ही जो है सर्वप्रथम अन्य जांचों के साथ साथ HIV जांच भी होती है और अभी हमारे पास लगभग 15 इनमेट्स ऐसे हैं जिनमें HIV की पुष्टि हुई है। उनको अन्य बंदियों से अलग हमने एक रखा है और पूरी प्रिकॉशन जो भी इसकी गाइडलाइंस होती हैं HIV पॉजिटिव बंदियों के लिए उसका पालन किया जाता है। लगभग 1100 बंदी जो है हमारे इस जेल में है और जो HIV पॉजिटिव हैं उनके लिए हमने एक अलग बैरक रखा है और उसी बैरक में वो HIV पॉजिटिव बंदी रहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। मनोज, बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ा झटका है। एक साथ 15 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। आखिरकार अब इसमें जांच टीमें किस प्रकार से काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए निश्चित हरिद्वार के जिला कारागार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया तो कैंप में यहाँ पे करीब 1100 जो कैदी थे उनका चेकअप किया जा रहा था। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात ये निकल के सामने आई कि जो 15 कैदी थे वो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि किसी तरह कोई अफवाह न फैले इसको लेकर यहाँ पे जो जेल प्रशासन है वो तरह तरह के अभियान चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि जो कैदी अंदर है उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पे अभियान भी चलाया जा रहा है। क्योंकि हमने देखे कि जब कोई ऐसी खबर निकल के सामने आती है तो कहीं ना कहीं अफवाह फैलने लगती है। सोशल मीडिया पे विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया से सबसे अधिक अफवाह फैलने के चांस रहते हैं। तो उसको लेके भी यहाँ पे जो जिला पुलिस है और यहाँ पे जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अफवाह ना फैले उस पर विशेष ध्यान रखा गया है। फिलहाल जो जेल प्रशासन है उसने तमाम जो ये कैदी थे
उनकी जो रिपोर्ट थी वो शासन को भेज दी गई है। और यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो तमाम लोगों की जांच भी यहाँ पे कर रही है। जो अन्य कैदी है जिनकी अभी तक जांचें नहीं हुई थी उनकी भी यहाँ पे जांच की जा रही है। अब यहाँ पे जो जानकारी मिल पाई है, यहाँ पे जेल में स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे तमाम जो कैदी है उनकी भी जांच यहाँ पे की जाएगी। और अभी जो 15 कैदी थे उनको यहाँ पे एक अलग से एक बैग दिया गया है, उनमें सबको शिफ्ट कर दिया गया है। उनका खाने पीने की तमाम जो वस्तु थे वो अलग रखी गई है। और खासतौर से जो यहाँ पे डॉक्टरों की सलाह से उनको क्या खाना देना है इसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। किस तरीके की उनको डाइट देनी है उसका भी यहाँ पे अलग से एक प्लान तैयार किया जा रहा है। जी नीति, बिल्कुल बताया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इस बात की जानकारी लगी जब इनका रूटीन चेकअप हो रहा था। 15 यहाँ पर कैदी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ऐसे में इसी जेल में 1100 और कैदी बंद हैं। आखिरकार उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि उनमें संक्रमित ना हो पाए? बिल्कुल देखिए नीचे सबसे पहले जब कोई कैदी जेल में शिफ्ट किया जाता है कोर्ट से, तो उसके तमाम तरह की चेकअप हो जाता है, उसका मेडिकल किया जाता है, उसके बाद ही उसको जेल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यहाँ पे कैंप लगाया गया था, तमाम जो कैदी थे 1100 कैदी थे, उनमें से यहाँ पे लगातार उनके चेकअप किए जा रहे थे। हालांकि जब ये जांच मिल के सामने आई कि तमाम जो 15 ये कैदी थे इनके HIV पॉजिटिव पाए गए, तो यहाँ पे हड़कंप भी मच गया। हालांकि अभी कुछ कैदी ऐसे थे जिनकी अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, कुछ लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, कुछ लोगों के सैंपल अभी तक नहीं गए, यानी कि अब तमाम तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने भी कर ली है। यहाँ पे जेल प्रशासन के द्वारा अब जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाया जाएगा और कैंप में जो अन्य कैदी हैं उनकी भी जांच की जाएगी। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। अब इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून TM7 बंसल ने स्मार्ट सिटी के तहत कोठाल गेट, साईं मंदिर, दिलाराम चौक के साथ ही कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मानसून से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण करने और साइन बोर्ड्स लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा डीएम ने मानसून के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों में मरम्मत कार्य करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वही डीएम ने बताया कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे हमारे कोठाल गेट है, साईं मंदिर है, दिलाराम है, तो यहाँ पर हमारा डुअल पर्पस था कि स्थानीय कल्चर में हमारी जो हेरिटेज है, संस्कृति है, उसको भी हम प्रमोट करें सस्टेनेबल मटेरियल से, और साथ ही हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर विकास हो जाए। जैसे चौक्स हमारे डेवलप हो जाएं, कोई हमको ऑल्टरनेटिव रोड के लिए स्थान मिल रहा है तो ऑल्टरनेटिव रोड हमारी कार्व आउट हो जाए। ऐसे ही हमारा जो दिलाराम है, दिलाराम में हमारे पावन महासू देवता की थीम पर डिज़ाइन किया जा रहा है, और साथ ही अत्यधिक मात्रा में म्यूरल्स भी रहेंगे, और जिससे वहाँ पर जो लोग हैं वो अप्रिशिएट कर सकेंगे संस्कृति को, कल्चर प्रमोट होगा, और एक सेल्फ ड्रिवन फीलिंग्स जनरेट होगी कि इस स्थान को हमें साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और सुरक्षित रखना है, यहाँ पर स्लो होना है, उससे एक्सीडेंट्स भी हमारे न्यून होंगे। और फोर्थ पॉइंट जो हमारे मुआयने का आज है वो है ISBT ड्रेनेज, जो ऑनरेबल CM का प्रायोरिटी एरिया है, फोकस एरिया है। वर्षों से वहाँ पे देखा जा रहा है कि जल भराव। अब कोटद्वार के मानपुर रोड पर पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने से बिजली के पोल से पानी बहने लगा है। बिजली पोल से पानी बहता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई और इस तरीके का माहौल पैदा हो गया। दृश्य ऐसे भी नजर आए जहां पर एक व्यक्ति बिजली के पोल से बाल्टी में पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही कि बिजली पोल से करंट लीकेज नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं इस मामले में जल संस्थान कोटद्वार के अधिशासी अभियंता अभिषेक वर्मा ने बताया है कि विद्युत विभाग को पोल से लाइन कट करने के लिए कह दिया गया है। लाइन कट होते ही पाइप के लीकेज को बंद कर दिया जाएगा जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। यहाँ पे जल निगम स्टोर ये मथुरा पैलेस के सामने और पदमपुर जाने वाली रोड पे एक पोल के नीचे से पानी निकल रहा है, जो बिजली के पोल के नीचे, जिसमें से करंट की भी आशंका है और यहाँ पे बहुत लोग घायल भी हो सकते हैं। पानी वहाँ से बहता जा रहा है और यहाँ पे प्रशासन देख नहीं रही है और यहाँ पे बहुत खतरनाक हो रहा है। पानी बहुत बहता जा रहा है, पाइप से ऊपर से पानी आ रहा है, बिजली का पोल लगा हुआ है और हम यही कहते हैं जल संस्थान को कि यहाँ पे आके इसको पानी को बंद करा जाए। मैं ग्राम सभा से इसी टाइप से 2-3 दिन से ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।
हादसा हो सकता है, क्योंकि पानी पोल के ऊपर से आ रहा है, बिजली के पोल के ऊपर से पानी आ रहा है। हाँ, मानपुर क्षेत्र में बिजली के खंभे के नीचे से पानी निकल रहा है, शायद वहाँ लाइन लीकेज हो गई है और जी को निर्देश दे दिए गए हैं। जी साहब जो है विभाग से बात कर रहे हैं कि लाइन को कट ऑफ करके और फ्रिज की जो लीकेज है उसको बना दिया जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना न हो पाए। अब उत्तराखंड हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने कलियर हज हाउस पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर हज कमेटी के सभी कर्मचारी और हज अधिकारी मोहम्मद एहसान ने उनका बुके देकर सम्मानित करते हुए स्वागत किया। इस दौरान हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने हज हाउस का बारीकी से निरीक्षण किया और साफ सफाई रखने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, हज यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना दी जाएगी। इस ऑफिस की प्राथमिकता एक ही है, बेटर से बेटर सुविधा जो हज यात्रियों को मिल सके, उन्हें कोई किसी तरह की कोई असुविधा ना हो आने में जाने में और टीकाकरण में, हर चीज में वही प्राथमिकता है उनके लिए। कमी है स्ट्रक्चर में, कुछ चीजें हैं, उसके लिए बात की जाएगी उच्च स्तर पर और उसको बजट का इशू है, बाकी सब ठीक ही यहाँ पे है। अब टीकाकरण हाँ उसके अब हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर रानीपुर छाल के पास एक तेज रफ्तार कार ड्राइवर डिवाइडर से ये कार टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। अब हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के गासेवाली गांव में सुबह एक मकान में अचानक से धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ ही हुए ब्लास्ट में घर के अंदर मौजूद परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक थर्रा उठी। घायलों को तुरंत इलाज के लिए सज्जनपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि घर में रखे सिलेंडर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, यानी कि धमाके की वजह सिलेंडर नहीं है। फिलहाल ब्लास्ट के कारणों को अभी भी सस्पेंस इसको लेकर बना हुआ है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और अन्य विशेषज्ञ जांच टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।